ॐ नमो सिद्धानम् ॐ नमो आर्यानम् ॐ नमो वज्रायानम् ॐ नमो। नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। कुंडली में ऐसे अनेक प्रकार के योग होते हैं जिन्हें देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि जातक अपने जीवन में सुकर्म करेगा अथवा बुरे कर्म करके अपने पेट का पालन करेगा। हालांकि जैसा कि हम आपको बताते हैं, कुंडली विश्लेषण बहुत वृहद विषय है। उसे केवल एक या दो भाव से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इंसान की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं भी यहाँ बहुत बड़ा महत्व रखती है। किंतु फिर भी कुछ योग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर यह तो आसानी से कहा जा सकता है कि जातक के कर्म अच्छे होंगे अथवा बुरे। इन्हीं में से कुछ योगों को आज हम आपके समक्ष बताना चाह रहे हैं। उनमें से एक योग होता है, आप सभी जानते हैं कि कुंडली के तीसरे भाव को पराक्रम भाव कहा जाता है। यहाँ से ये देखा जाता है कि इंसान में कितनी क्षमता होगी और वह किस तरह का कार्य करना पसंद करता होगा। यदि यहाँ पर तीसरे भाव का स्वामी नीच राशि में विराजमान हो या अस्त हो, वक्री हो या किसी प्रकार से राहु से अथवा शनि से पीड़ित हो, तो उसे यही माना जाएगा कि ऐसा जातक सुकर्म नहीं करता होगा। क्योंकि जहां राहु इंसान को धूर्त बनाता है, वहीं शनि पापग्रह तो जरूर है, किंतु इसके अतिरिक्त वह मंदगामी भी है, जिसके कारण प्रत्येक कार्य में विलंब होना स्वाभाविक है। और इस विलंब के कारण ही इंसान अच्छे कर्मों से अधिक बुरे कर्मों में अधिक संभावनाएं तलाशने लगता है। फिर यहाँ दूसरा योग जो होगा वह यह इस प्रकार होगा कि दशमेश, आप जानते हैं दशम भाव से भी कार्य को देखा जाता है। तो दशमेश यदि पाप पीड़ित हो या फिर पाप ग्रह के साथ हो, नीच राशि में हो, साथ में आयेश 11वें भाव का स्वामी भी पाप पीड़ित हो, या यहाँ पर पाप ग्रह से दृष्ट हो या पाप ग्रह के साथ विराजमान हो, तो ऐसी स्थिति में जो जातक के जो कर्म होते हैं वह अच्छे नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं वह जातक बुरे कर्मों के द्वारा ही फल को पाना चाहता है और पैसों को एकत्र करता है। और चूंकि ये 11वां भाव जो होता है ये आय भाव कहा गया है, तो यहाँ पर यदि कोई पाप ग्रह साथ में होगा तो संभव सी बात है कि वह जातक जो होगा वह सीधी तरीके से पैसा नहीं कमाता, वह कहीं ना कहीं कोई गलत राह पर चलकर पैसा कमाएगा। तो 11वें भाव का स्वामी यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो सभी ग्रहों को एक दृष्टि तो अवश्य प्राप्त होती है, वो होती है 7वीं दृष्टि। तो 11वें भाव का जो स्वामी होगा उसकी जो 7वीं दृष्टि पड़ रही होगी वह पंचम भाव पर पड़ रही होगी। आप सभी जानते हैं पंचम भाव को परिवार भाव भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जो चीटिंग करते हैं कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ, अपने जो पुत्र पौत्र होते हैं उनके साथ ये चीटिंग करके और कहीं ना कहीं गलत तरीके से पैसा को कमाते हैं, धन अर्जन करते हैं। इस तरह के लोगों से सबसे अधिक जो पीड़ित होता है वह कहीं ना कहीं इनका परिवार ही सबसे अधिक पीड़ित होता है। यह भी एक कारण है कि इसे अच्छा नहीं माना जाता। अब कुंडली में एक और योग होता है जिसमें कि दशम भाव का स्वामी दशमेश यदि अष्टम भाव में चले जाए, तो ऐसी स्थिति में भी जातक, अष्टम भाव को गुप्त स्थान भी कहा जाता है। प्रत्येक वो चीज जिसके साथ आप गुप्त लगा सकें वह सभी अष्टम भाव से देखी जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जातक का रुझान जो होता है वो शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसी चीजों की ओर रुझान रहता है और इसी में वह सफल होना चाहता है। तो यदि दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला जाए तो हम यह भी मान सकते हैं कि जातक कहीं ना कहीं किसी गुप्त तरीके से या जिसे समाज में अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे किसी तरीके से वह पैसा कमाने का चेष्टा करेगा
अब यदि इसमें राहु और सम्मिलित हो जाए, क्योंकि राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह की दृष्टि में रखा गया है, सूची में रखा गया है, तो इस स्थिति में यदि राहु और सम्मिलित हो जाए इसमें, तो यह माना जाएगा कि निश्चित तौर पर जातक कहीं ना कहीं कोई ऐसा कृत्य अवश्य करना चाहता है या कर रहा होगा जिससे कि धन अर्जन किया जा सके और जो कि समाज में उसके बदनामी के लिए पर्याय बनेगा। फिर यहाँ जो दशम भाव का स्वामी है वो अष्टम भाव में विराजमान है और साथ में राहु विराजमान है। राहु की जो 7वीं दृष्टि रहेगी प्लस दशम भाव के स्वामी की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो द्वितीय भाव पे पड़ेगी। पुनः इसे कुटुंब भाव कहा जाता है। तो ऐसे जातक जो होते हैं कहीं ना कहीं पुनः अपने परिवार को कष्ट देकर या अपने परिवार के साथ चीटिंग करके या फिर किसी अन्य तरीके से पैसा जो है वो उनसे कमाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। किंतु मैं आपको एक बात और बता दूं कि यह जो योग है वह उसी स्थान में फलित होगा जबकि दशम भाव का स्वामी जो हो वह कोई पाप ग्रह हो। क्योंकि अगर कोई शुभ ग्रह होगा तो शुभ ग्रह कभी भी जातक को किसी गलत कार्य के लिए समर्थन नहीं करेगा। तो यहाँ कोई अशुभ ग्रह होगा, कोई पाप ग्रह होगा, तो उसी स्थिति में जातक अपने परिवार के साथ चीटिंग करता है, अन्यथा वह परिवार के साथ कभी चीटिंग नहीं करता। यदि कोई शुभ ग्रह अष्टम भाव में दशम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में विराजमान है तो जातक कभी अपने परिवार के साथ चीटिंग नहीं करता, चाहे वह दुनिया के साथ कुछ भी करे, किंतु अपने परिवार अपने कुटुंब के साथ कभी धोखा नहीं करता। इसमें एक योग और होता है, उसमें जो योग होता है वह योग होता है कि दशम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में चला जाए, सप्तम भाव आपका भोग स्थान होता है क्योंकि यह 7वें से 7वां होता है। माफी चाहूंगा, यह पहले से 7वां, प्रथम भाव से 7वां भाव होता है, तो यह आपका भोग स्थान कहा गया है। तो जब दशम भाव का स्वामी सप्तम भाव में चला जाए और उसके साथ मंगल शनि जैसे जो ग्रह हो वो साथ में विराजमान हो जाए तो कहीं ना कहीं जातक ऐसी स्थिति में अपने शरीर का, अपने यौवन का या फिर अपने सुखों स्थानों का उपयोग करके और धन अर्जन करने की चेष्टा करता है। तो यह जो होता है वह सप्तम भाव का स्वामी यदि नीच हो जाए और उसमें कहीं ना कहीं शनि और मंगल की भी युक्ति हो जाए तो यही माना जाएगा कि जो जातक होगा वह कहीं ना कहीं बहुत बुरे कर्म कर जो कि समाज में बिल्कुल मान्य नहीं है, ऐसे कर्म कर और फिर धन अर्जन कर रहा होगा। हालांकि यह सभी जो है वह उसी स्थिति में होगा जबकि सप्तम भाव पर कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि यदि कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही होगी तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं ऐसे कर्म करने से डरेगा, क्योंकि शुभ ग्रह में जो होते हैं गुरु और शुक्र जो होते हैं सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं, किंतु यहाँ गुरु को ही सर्वाधिक शुभ माना जाएगा। यदि गुरु की कहीं से भी दृष्टि पड़ रही होगी, बुध की दृष्टि पड़ रही होगी जो कि शुभ हो, क्योंकि बुध शुभ के साथ शुभ और अशुभ के साथ अशुभ हो जाते हैं, तो इस स्थिति में यह निश्चित तौर पर कहा जा सकेगा कि जातक जो होगा वह कहीं ना कहीं इन कार्यों से बचने का प्रयत्न करेगा, किंतु इस तरह के कार्य करके ही उसे धन अर्जन करने की उसके मन में इच्छा अवश्य बनी रहेगी। तो ये कुछ ऐसे योग थे जिनसे कि आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि जातक के कर्म कैसे होंगे। धन्यवाद।